पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हमने खूब बातचीत की है। झारखंड चुनाव के संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं, एग्जिट पोल के क्या मायने हैं, एग्जिट पोल सही हैं गलत हैं, एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल हैं, इस पर हमने बातचीत की है। लेकिन सिटी पोस्ट ने बहुत बारीकी से और लगातार, हमारे एडिटर सर हमारे साथ हैं, श्रीकांत प्रत्युष सर, लगातार आपको बिहार विधानसभा उपचुनाव की तस्वीरें दिखाते रहे हैं, लोगों का मूड मिजाज जानने समझने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। तो जाहिर है ये सवाल तो सर से होगा और होना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है, क्योंकि बिहार में जो होगा उसका असर तो व्यापक असर बिहार की राजनीति पर होगा। बेलागंज में क्या हो रहा है, तरारी में क्या हो रहा है, रामगढ़ में क्या हो रहा है, इमामगंज में क्या हो रहा है, बात करते रहे हैं और आज एक बार फिर बात करेंगे। क्या है सर उपचुनाव का एग्जिट पोल क्या है? उपचुनाव का एग्जिट पोल तो आया नहीं। एक्सिस माई इंडिया हो या मेट्राइज हो या कोई भी सर्वे एजेंसी ने नहीं दिया, एग्जिट पोल नहीं आया है। लेकिन एग्जिट पोल तो आप बताते रहे हैं, लोगों का मूड मिजाज आप बताते रहे हैं। क्या है संभावित रिजल्ट बिहार उपचुनाव का? देखिए अभिषेक, जो बिहार के 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे चौंकाने वाले आने वाले हैं और बिहार की राजनीति को बहुत प्रभावित करेंगे, 2025 के चुनाव पर बहुत असर डालेंगे। मैं 4 सीटों पर गया था और बेलागंज, इमामगंज, तरारी, रामगढ़। शुरुआत करते हैं हम बेलागंज से। बेलागंज तो आरजेडी का गढ़ रहा है। सुरेंद्र यादव वहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, 35 सालों तक कब्जा रहा है उनका। आखिरी 1 साल बचा है तो उपचुनाव हो रहा है और वहाँ MOI समीकरण में सिंधमारी की भरपूर कोशिश की गई है। नीतीश कुमार ने मनोरमा यादव को चुनाव में उतार दिया, प्रशांत किशोर ने एक अल्पसंख्यक अमजद को उतार दिया। तो उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर जब चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होंगे तो अल्पसंख्यक आखिरी क्षण में गुलबंद हो जाएंगे आरजेडी के पक्ष में, क्योंकि वो चाहेंगे कि एनडीए को हराया जाए। लेकिन आश्चर्य की बात, वोटिंग के दिन मैं वहाँ मौजूद था, ऐसा नहीं हुआ। वहाँ अल्पसंख्यकों ने दिल खोलकर जनसुराज का साथ दिया। ये जानते हुए कि जनसुराज जीत नहीं पाएगा, उन्होंने आरजेडी को सबक सिखाने के लिए या संदेश देने के लिए अपने समाज के उम्मीदवार के पक्ष में खुलकर वोट किया। यादव वोट बैंक में भी सिंधमारी देखी गई, वो ज़्यादा नहीं थी लेकिन देखी गई। तो मुस्लिम में 50% से ज़्यादा सिंधमारी हो गई, यादव में 10% भी सिंधमारी हो गई। तो सुरेंद्र यादव के बेटे का जितना वहाँ मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जनसुराज की वजह से बेलागंज में आरजेडी की हार हो सकती है, एनडीए की जीत हो सकती है। ये अगले चुनाव के लिए बड़ा संदेश है। ये संदेश ये है कि इस चुनाव में भूमिहार भी गुलबंद हो गए जेडीयू के पक्ष में, भाई किसी तरह से सुरेंद्र यादव को उखाड़ देना है। मुसलमान भी गुलबंद हो गए। तो इस चुनाव में तो प्राथमिकता थी कि जिसका खूंटा 35 साल से गड़ा हुआ है उसे उखाड़ देना है। लेकिन अगले 2025 के चुनाव में प्राथमिकता बदल जाएगी। जो भूमिहार इस बार गुलबंद थे जेडीयू के पक्ष में, हो सकता है कि अगले चुनाव में गुलबंद ना हो, अगले चुनाव में किसी नए प्रत्याशी, जनसुराज के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हैं, क्योंकि प्राथमिकता थी पहले लालू यादव की पार्टी का खूंटा उखाड़ना। अब दूसरी प्राथमिकता उनकी है नीतीश कुमार का खूंटा उखाड़ना। तो किसी तीसरे को चांस मिलेगा और जनसुराज ने वहाँ दमखम दिखा दिया है। तो 2025 की अलग तस्वीर दिख रही है मुझे और 2024 की अलग दिख रही है। अब बात करते हैं इमामगंज की। इमामगंज दलितों की बहुत महत्वपूर्ण सीट है। वहाँ दलितों की सबसे ज़्यादा, महादलितों की सबसे ज़्यादा आबादी है। जीतन राम मांझी 2 बार से वहाँ चुनाव जीतते रहे हैं, इस बार उनकी बहू चुनाव लड़ रही है। वहाँ भी बहुत विरोध झेलना पड़ा। लोगों की शिकायत थी कि जीतन राम मांझी क्षेत्र में बहुत कम आते हैं, बहुत कुछ नहीं किया, बहू को बहुत फजीहत भी झेलनी पड़ी। लेकिन आखिरी क्षण में जो मैंने एग्जिट पोल रैंडम सर्वे किया, उसमें मांझी के वोट बैंक में सिंधमारी कम देखी गई। 10 से बात किया मांझी से तो उसमें 1 मिला जो जीतन राम मांझी के परिवारवाद से दुखी था, नाराज था। लेकिन 9 तो साथ ही थे, कह रहे थे कि नहीं भाई हम तो अपनी जाति को, उम्मीदवार को ही वोट देंगे और उसको देंगे, जीतन राम मांझी को देंगे, क्योंकि आरजेडी ने उन्हीं की जाति के उम्मीदवार को उतारा था, रोशन मांझी को, और वो भी दमदार उम्मीदवार हैं। लेकिन वहाँ उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ा उदय नारायण चौधरी ने, जो आरजेडी के ही नेता हैं, जो वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, हारते रहे हैं। तो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा जीत जाए।
तो वो माइनस पॉइंट है आरजेडी का। चिराग पासवान ने वहाँ पासवान उम्मीदवार उतार दिया। पासवानों का रिकॉर्ड यही है, जैसा कि जीतन राम मांझी के लोगों का कहना था कि पासवान का वोट बहुत कम मिलता है जीतन राम मांझी को। इस बार उन्होंने मैनेज किया है, कोशिश की है कि 15-20% पासवान का वोट मिल जाए, और वो दावा करें कि मिल गया है। तो अगर पासवानों ने जनसुराज के उम्मीदवार के पक्ष में गुलबंद होकर वोट नहीं किया है, अगर आरजेडी के वोट बैंक में सिंधमारी हुई है, उदयनारायण चौधरी कुछ कर पाए हैं, तो आरजेडी की मुश्किल होगी, वहाँ बढ़ जाएगी ना, तो आरजेडी वहाँ जीत सकती थी चुनाव। कुशवाहा वोट बैंक वहाँ बहुत अहमियत रखता है, और कुशवाहा नीतीश कुमार से भी नाराज है, और मांझी को कैसे वोट देगा जब नीतीश कुमार से नाराज है। तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी को वोट दे दिया था, आरजेडी की जीत भी हुई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में अब देखना ये बाकी है, जो नतीजा आएगा तो उससे पता चलेगा कि क्या कुशवाहा वोट एनडीए को मिला, क्या लौकुश समीकरण नीतीश कुमार का इंटैक्ट है, उस बात को तय करेगा। तो अगर वहाँ से मांझी जीत जाते हैं, जैसे कि संभावना है चुनाव कम वोट से ही लेकिन जीत जाएंगे, अगर जीतते हैं तो माना जाएगा कि कुशवाहा वोट बैंक फिर वापस आया है एनडीए के साथ। अगर हारते हैं तो मानकर चलिए कि नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण विधानसभा में भी नहीं चला। अब रामगढ़ की बात कर लेते हैं। रामगढ़ में सीधी लड़ाई पहले दिख रही थी आरजेडी और बीजेपी की, लेकिन आरजेडी के ही पूर्व नेता अंबिका यादव के भतीजे को लड़ा दिया बीएसपी ने चुनाव। तो वहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि जनसुराज ने कुशवाहा उम्मीदवार दे दिया। कुशवाहा उम्मीदवारों ने अगर वोट दे दिया होगा अपनी जाति के उम्मीदवार के पक्ष में, जैसा कि लोकसभा में उन्होंने किया था, तो वहाँ बीजेपी की लड़ाई खराब हो जाएगी, बीजेपी वहाँ चुक जाएगी। अगर कुशवाहा एनडीए के साथ गया होगा तो बीजेपी निकल जाएगी। लेकिन लड़ाई वहाँ सीधे आखिरी क्षण में जाकर बीजेपी और बीएसपी के बीच हो गई है। बीएसपी का अपर हेड दिख रहा है। कारण है कि मुस्लिम वोट बैंक में भी डिवीजन हुआ है आखिरी क्षण में। जब लगा कि आरजेडी नहीं जीतेगी तो मुस्लिम उम्मीदवार ने बीएसपी का साथ दे दिया, वोटर ने बीएसपी का साथ दे दिया। यादव वोट बैंक में सबसे ज़्यादा सिंधमारी हुई है। यादव वोट बैंक बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं है, अल्पसंख्यक और यादव वहाँ 8% ही है, लेकिन वो भी गोलबंद होकर के अगर बीएसपी के पक्ष में वोट कर देते हैं तो मुश्किल तो बढ़ेगी। तो यादवों ने साथ दे दिया, मुसलमानों का वोट बैंक में सिंधमारी हो गई, और राजपूत तो दोनों को वोट देते रहे, रक्तानंद बाबू को भी देते रहे हैं और बीजेपी को भी देते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वहाँ के राजपूत गोलबंद थे, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार बाहर से आया था, मिथिलेश तिवारी, और वहाँ सुधाकर सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे जो स्थानीय थे। तो उस इलाके में राजपूतों का वोट गोलबंद होकर के उनके पक्ष में गया और वो जीत गए। तो आपको पता है कि रामगढ़ की लड़ाई दिलचस्प है। वहाँ पर यादव और मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी हो गई है, ज़बरदस्त सिंधमारी हुई है। लेकिन वहाँ लड़ाई हो गई है बीजेपी और बीएसपी के बीच। लेकिन वहाँ बीजेपी तभी जीत पाएगी जब कुशवाहा उम्मीदवार ने जनसुराज के उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं किया होगा, क्योंकि जनसुराज का उम्मीदवार कुशवाहा था। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा ने उसी को वोट दिया जिस पार्टी ने कुशवाहा उम्मीदवार दिया। विधानसभा चुनाव में उनका क्या रुख है, इसी पर जीत हार निर्भर करेगी। अगर प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कुशवाहा वोट बैंक में सिंधमारी करने में कामयाब हो गया होगा तो बीजेपी वहाँ चुक जाएगी, और बीएसपी जीतते जीतते फिर से हार जाएगी, जैसे पहला ही होता रहा है। पिछले चुनाव में 168 वोटों से बीएसपी हारी थी, बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, आरजेडी पहले नंबर पर। तो इस बार बीजेपी और बीएसपी के बीच लड़ाई है, और वहाँ कुशवाहा वोटर तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसे बीएसपी का अपर हैंड है। अब बात करते हैं तरारी विधानसभा की। तरारी विधानसभा में सीधी लड़ाई थी सुनील पांडे और माले के बीच, लेकिन वहाँ कई हिंसा की घटनाएं हुई, आपने देखा ही। उस हिंसा की घटना के बाद वहाँ पर गोलबंदी हो गई, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो गई। तो बीजेपी को जो पिछड़ा वोट बैंक मिलता था, जो ओबीसी का ईबीसी का वोट मिलता था, उसमें सिंधमारी दिखी है, जिस वजह से सुनील पांडे की चुनौती बढ़ गई है। बनिया समाज का भी वोट बैंक बट गया है वहाँ पर। बनिया समाज भी अच्छा खासा आबादी है, वोट है 15,000 से ज़्यादा है, और पिछली बार बीजेपी लड़ी थी तो 14,000 वोट उसके उम्मीदवार को मिले थे। सुनील पांडे निर्दलीय लड़े थे, लेकिन 62,000 वोट मिल गए थे। इसी हिसाब को, गणित को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सुनील पांडे को चुनाव में उतारा था, उनके बेटे को। लेकिन 2-2-4 होता नहीं है राजनीति में। माले का वो गढ़ है, लड़ाई सुनील पांडे ही लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं।
लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बहुत कम वोटों से बीजेपी की वहाँ हार हो सकती है, माले फिर से वहाँ जीत सकता है। तो बहुत नेक टू नेक फाइट है। और मैंने पहले भी कहा कि माले का पलड़ा भारी है। माले का पलड़ा भारी है, और जहाँ पर 2000-3000 से जीत हार होगी उसके बारे में कोई क्या बताएगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पिछले चुनाव में 14,000 से हार हुई थी बीजेपी की। इस बार बढ़त है, लेकिन संभावित हार होनी है। संभावित हार की संभावना है। तो मुझे लगता है कि 2 ही सीटें एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बेलागंज, इमामगंज, और 1 सीट रामगढ़ की बीएसपी के खाते में जा सकती है। अगर कुशवाहा ने साथ दिया हो तब बीजेपी शायद बाजी मार ले, लेकिन तरारी में संशय बना हुआ है कि कौन जीतेगा। उम्मीदवार भी नहीं जानता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी, तो देखिए हमारे साथ श्रीकांत सर थे, और जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा उपचुनाव का एग्जिट पोल सिटी पोस्ट आपको बता रहा था। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।